हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम यूपी बोर्ड के प्रोज सेक्शन का अंतिम लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया पे डिस्कस करेंगे, जिसके राइटर हैं A.L. बाशम। एक बार देख लो आप इस बुक को और अंतिम लेसन को। द हेरिटेज ऑफ इंडिया A.L. बाशम का है। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, उत्तराधिकार। पैट्रिमोनी मतलब पैतृक संपत्ति जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है। पहले हम आज इस लेसन के विषय में आपको डिटेल से समझाएंगे, फिर हम इसको लाइन टू लाइन आपको इसे सेकंड पार्ट में लाइन टू लाइन समझाएंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। हर साल बोर्ड परीक्षा में इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है, चाहे वो शॉर्ट हो क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे एक्सप्लेनेशन हो, कुछ ना कुछ जरूर आता है। लेकिन इस लेसन को हम शुरू करें द हेरिटेज ऑफ इंडिया, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तो इनके विषय में नहीं है, लेकिन एल बासम के बारे में हम थोड़ा जान लें। प्यारे बच्चों, एल बासम जो थे वो एक प्रसिद्ध विद्वान थे, ग्रेट लर्नड मैन थे, स्कॉलर थे। इनका जन्म ब्रिटेन में 24 मई 1914 को हुआ था, और ये वो समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बिगिनिंग में ही इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और परंपरा के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। और वास्तव में आप जानते हो कि भारत समस्त प्रकार की संस्कृति सभ्यताओं की जननी है, तो इसकी लोकप्रियता को इन्होंने भी अपने देश में ब्रिटेन में सुना था, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन संस्कृति और सभ्यता में ये चरम पर था। इसीलिए इसकी वास्तविकता को परखने के लिए 1985 में, ध्यान रखना कब, 1985 में भारत आए थे ये। और भारत में अनेक स्थानों पर यात्रा की, बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस की यात्रा इन्होंने की, और भारतीय संस्कृति को, परंपरा को, यहाँ के रीति रिवाजों को देख करके ये बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गए। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द वंडर दैट वाज इंडिया। क्या नाम था बच्चों? द वंडर दैट वाज इंडिया। ये जो प्रस्तुत एस्से है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, उनके इसी बुक से लिया गया है। कौन सी बुक? द वंडर दैट वाज इंडिया। लेकिन ये अपने अंतिम समय में कैंसर से पीड़ित थे, और भारत आने के एक साल बाद 85 में भारत में आए थे, और 1986 में ही भारत में कलकत्ता में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इस लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया में वास्तव में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, और वास्तव में वो कहने का प्रयास करते हैं कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, वो निरंतर है, सतत है, कंटिन्यू है, निरंतर चालू है, क्योंकि इसमें विभिन्न संस्कृति के तत्वों को इसने संस्कृति के विभिन्न तत्वों को स्वयं में समाहित कर लिया है। और यह अभी भी पश्चिमी देशों के, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके प्रभाव को, उनके इन्फ्लुएंस, उनके इम्पैक्ट को आज भी प्राप्त कर रही है। भारत की सांस्कृतिक मूल्य, भारत के सांस्कृतिक विश्वास, ये सब कभी खोएंगे नहीं बच्चों, क्योंकि ये सब के सब अपनी निरंतरता को बनाए रखेंगे। और इसी को समझाने का प्रयास इन्होंने बड़े बड़े पर्सनालिटी को इंगित करके किया है। उन्होंने इसमें राजा राम मोहन राय का चर्चा किया है, इन्होंने इसमें स्वामी विवेकानंद की, इन्होंने इसमें गांधी जी की चर्चा की है। तो पहले हम इसकी थोड़ी समरी देखते हैं कि क्या है। पहला नाम उन्होंने लिया राजा राम मोहन राय। सब लोग परिचित हैं इस नाम से। आप तो जानते हो कि राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे, और उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत किया था। और पहली लाइन प्यारे बच्चों,
इन्हीं से शुरुआत होती है कि राजा राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम विथ हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार का प्रचंड प्रचार प्रसार करके एक नए युग का श्री गणेश किया था और ब्रिस्टल में यानी ब्रिटेन में ही इनकी मृत्यु हुई थी। दूसरी फेमस पर्सनालिटी का नाम एल बासम ने लिया स्वामी विवेकानंद का, जिनको आप जानते हो अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया था। इन्होंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद भी समाज की सर्वोत्तम सेवा में भी विश्वास करते थे। दोनों को याद रखना, किसका नाम लिया उन्होंने? राजा राम मोहन राय का नाम लिया, स्वामी विवेकानंद का नाम लिया। और स्वामी विवेकानंद की घोषणा थी कि महान माँ अर्थात भारत माँ की सेवा ही समाज का सबसे बड़ी सेवा है, भारत माता की सबसे बड़ी सेवा है। समाज की इस विचारधारा ने लोगों को राष्ट्रीयता की भावना से भर दिया। तीसरा नाम उन्होंने ले लिया गांधी जी का। जानते भी हो गांधी जी, जिनको बापू कहा जाता है, जो फादर ऑफ हमारे नेशन हैं, जिन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी थी, जैसे सर्वोदय हो गया, हरिजन हो गया, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ हो गया, अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। गांधी जी भी समाज सेवा की विषय वस्तु को धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था, यानी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया। लेकिन एक विचारक था कार्ल मार्क्स, जिसने धर्म को राजनीति से अलग करने का प्रयास किया। कंपटीशन में पूछा जाता है कौन है जिसने धर्म को राजनीति से जोड़ा? गांधी जी। कौन है जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया? कार्ल मार्क्स। वो कहा करता था कि धर्म अफीम की तरह है, जिसे सूंघ कर लोग बिल्कुल नशे में पड़े रहते हैं। इन धर्म को एक अफीम की संज्ञा कार्ल मार्क्स ने ही दी थी। तो गांधी जी कहा करते हैं कि वास्तव में भारत माँ की सेवा करना ही प्रभु की ही सच्ची सेवा करना है। यानी अगर हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो हमें भारत माँ की सेवा करना चाहिए। भारत के जो डाउन ट्रॉडन लोग हैं, अंडरडॉग्स लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। और यह कहकर उन्होंने लोगों के हृदयों में इस भावना को जोड़ दिया, यानी राजनीति को धर्म से जोड़ दिया। गांधी जी अपने सांस्कृतिक मूल्यों में, गांधी जी भारत के सांस्कृतिक सिद्धांतों में अगाध विश्वास करते थे। उन्होंने सत्य में, अहिंसा में, दोनों में विश्वास किया। यानी कह सकते हैं सत्य अहिंसा उनके मूल रूप से औजार थे, जिन्होंने उन्हें राष्ट्रपिता बनाने में मदद की। यह एक विशेष प्रकार का हिंदूवाद भी था। जबकि अगर हम दो हिंसावादी व्यक्तियों का नाम लें जिन्होंने हिंसा के बल पर देश को आज़ाद कराने का मुहिम छेड़ा, वो थे बाल गंगाधर तिलक, जो कट्टर ब्राह्मण थे। दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो तिलक जी और बोस जी, ये दोनों ही अपेक्षाकृत अत्यधिक अंधविश्वासी थे। सम्मान में गांधी जी के प्रति हमेशा नतमस्तक रहते थे, गांधी जी का हृदय से सम्मान करते थे, लेकिन गांधी जी के विचारों से कभी संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। गांधी जी महिला अधिकारों के बहुत ही कट्टर पक्षधर थे, महिला अधिकारों के समर्थक थे। दबे कुचले लोगों से इतना प्रेम था कि उन्होंने उन्हें हरिजन का नाम भी दिया। हरिजन उद्धार के लिए अनेक अनेक कार्य भी उन्होंने किए। तो यह सब वास्तव में पश्चिम देशों के प्रभाव के कारण था। अगर उन्होंने पश्चिम देश की यात्रा ना की होती तो शायद महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण के प्रति वे इतने प्रबल, इतने उग्र रूप से भारत के सम्मुख न आते। लेकिन अगर हम सामाजिक संदर्भों में देखें, यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो गांधी जी रूढ़िवादी के बजाय सदैव जीर्णोद्धारक थे, इपिटोम थे। वो हिंदू विचारधारा के संपूर्ण प्रभाव को एक प्रचलित और समानतावादी सामाजिक व्यवस्था में डालने में वो सफल भी हो गए थे, बिल्कुल ट्रांसफर करने में सफल हो गए। शताब्दियों की निष्क्रियता के बाद उन्होंने हिंदू संस्कृति को एक नई दिशा दी, एक नई दशा प्रदान की। यद्यपि भारत अनेक बड़ी कठिनाइयों से,
आर्थिक राजनीतिक समस्याओं का सामना कर रहा है। इसमें इन्होंने कहा भी है कि इंडिया पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, यानी आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से भारत बहुत सारी समस्याओं का अत्यधिक कठिनाई के साथ सामना कर रहा है। फिर भी ये जो बड़ी कठिनाइयां हैं आर्थिक और राजनीतिक, इनका तो सामना हमारा देश कर रहा है और हमारा देश यानी भारत अपने रीति रिवाज और अपनी परंपराओं को जकड़े हुए है। समस्याएं चाहे जितनी भी क्यों ना हो, हमारे रीति रिवाज हमारी परंपराएं ये हमसे अलग नहीं हो रही हैं और हमारी अपनी जो संस्कृति की निरंतरता है उससे हम हमेशा परिचित रहे हैं, हमेशा उसके साथ जुड़े हैं। प्यारे बच्चों, भारत की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो विचारों के एकीकरण, विचारों के संश्लेषण में विश्वास करती है। इसमें अनेक अलग अलग संस्कृति के मूल्यों को प्राप्त किया है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, इसमें उन्होंने दिया भी है कि कौन कौन से मूल्यों की संस्कृति, कई नाम इन्होंने लिया है, इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, साइंथिंग, तुर्कीज, पर्शियन और अरब। ऐसे अनेक देशों की संस्कृतियों को इन्होंने अपने में समायोजित किया, अपने में संश्लेषित किया है और हर एक संस्कृति को भारत ने पचा डाला है। हर एक संस्कृति के प्रभाव से हम थोड़ा बदले जरूर हैं। कैसे आप कह सकते हो कि एक गिलास है, स्वच्छ जल है, अगर हम उसमें नमक का एक भी कण डाल देते हैं तो पानी का रासायनिक गुणधर्म बदल चुका है। भले हमें उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है लेकिन उसका गुणधर्म बदलता हुआ दिखाई देगा। सब साइंस के स्टूडेंट हो, सबको आपको मालूम है कि भारत बहुत सारी संस्कृति और सभ्यताओं से परिचित है, बहुत सारी संस्कृति और सभ्यताओं को अपने में समायोजित किया है, पचा डाला है। जैसे आप भारतीय संविधान को देखो, कहा जाता है उधार का थैला है, कहा जाता है भारत का संविधान भानुमति का पिटारा है। और हम विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो हमने लिया है। जैसे नीति निषेधक तत्व हमने आयरलैंड से ले लिया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, इन सब की व्यवस्था हमने अमेरिका से ले लिया। मौलिक अधिकार हमने सर्वोच्च मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ले लिया। मूल कर्तव्य हमने रूस से ले लिया। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से ले लिया। और 1935 के एक्ट से हमारे भारत के संविधान का 70% अंश आज भी समाहित है। तो कहीं ना कहीं हर एक परिवर्तन से हम थोड़ा सा बदले जरूर हैं। विभिन्न देशों की संस्कृति सभ्यताएं हम में आकर के थोपी गई, उनसे हम थोड़ा बदले जरूर हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता तनिक भी परिवर्तित नहीं हुई है। बच्चों, प्रत्येक नए प्रभाव के साथ जो भी न्यू इन्फ्लुएंस आए, जो न्यू इम्पैक्ट आए, प्रत्येक नए प्रभाव के साथ हम कुछ बदले जरूर हैं। लेकिन अब हम पश्चिम की संस्कृति को अपने भीतर अच्छी तरीके से समाहित कर रहे हैं। हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। भारत के जितने भी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो भगवद गीता से, उपनिषदों से हमेशा प्रेरणा प्राप्त किए हुए हैं। वे कार्य करने और विचारशीलता यानी थिंकिंग कैपेसिटी एंड वर्क, इन दोनों में अगाध विश्वास करते हैं। भारतीय जीवन पद्धति का आकर्षण, भारतीय जीवन पद्धति का जो वैभव है, वो ये दोनों सदैव ही भारतीय जीवन में बना रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति पुरातन रीति रिवाजों के बड़े दलदल से अभी हाल ही में निकली है। वो दलदल व्यर्थ की थी, ये सभी स्वयं में नष्ट हो चुके हैं। हम वैदिक युग की अति खर्चीली, जो एक्स्ट्रावागेंट थे, असभ्यतापूर्ण जो उत्तेजनात्मक जातियों में किसी को भी हम नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी जो बारबेरियस एक्टिविटीज़ होती थी, एक्स्ट्रावागेंट हेक्टकॉम्ब की जो प्रथा थी, जो नरबलि की प्रथा थी, आज वो समाप्त हो गई है। पशु बलि भी रोक दी गई है, नरबलि भी रोक दी गई है। लेकिन आज भी कुछ जातियों में पशु बलि की प्रथा व्याप्त है। मुस्लिम में देखो, बकरा ईद को बकरों की बलि चढ़ाई जाती है, तो कहीं ना कहीं व्याप्त है।
कुछ देवी देवताएं हैं, कुछ आदिवासी जातियां हैं जो अपने यहाँ मुर्गे की, सूअरों की, गाय बैल गाय की, बछड़ों की, बकरों की आज भी बलि देते हैं। यानी जो ह्यूमन सेक्रीफाइस थी, टॉम्ब की जो प्रथा थी, नर बलि की प्रथा थी, आज वो समाप्त हो गई है। ये सब वैदिक काल में प्रबल रूप से थी। आज विधवाएं अपने पति की चिता के साथ बैठना बंद कर चुकी हैं। यानी सती प्रथा हमारे देश से पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई है। और अगर कोई सती प्रथा के लिए विवश करता है तो कानून उसे कठोर से कठोर सजा देगा। यहाँ तक कि शारदा एक्ट के तहत यानी कानून के द्वारा बाल विवाह भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने विवाह के नए नए एज निर्धारित कर दिए गए हैं, एक उम्र निर्धारित कर दी गई है। अगर उससे पहले विवाह होता है तो कानून अवैध माना जाएगा और कानून व्यक्तियों पर कार्यवाही करेगा। आज मंदिर के दरवाजे प्रत्येक वर्ग के लिए खोल दिए गए हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अस्पृश्यता तो धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। जाति प्रथा की जो पुरातन कठोरता की व्यवस्था थी आज भी नष्ट हो गई है। यानी जाति प्रथा पूरी तरीके से धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आज गति इसकी बड़ी तेज हो गई है, लेकिन हम जानते हैं 2-4 पीढ़ी में जाति प्रथा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। आधुनिक दशाओं के साथ स्वयं को भी पुरानी पारिवारिक प्रथा समायोजित कर रही है। पुरानी परंपराएं धीरे धीरे परिवर्तित हो रही, नई परंपराओं का आकार ले रही हैं। वास्तव में भारत का संपूर्ण चेहरा, भारत का संपूर्ण परिवेश बदल रहा है। एक बदलाव, एक चेंजेस प्राप्त कर रहा है। लेकिन ध्यान रखें, सांस्कृतिक प्रथाएं सतत रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होने वाला है। यानी भारत के लोग रामायण के नायकों से सदैव प्रेम करते रहेंगे। गीता को हर युग में सम्मान प्रदान किया जाएगा। गीता मतलब भगवत गीता, कृष्ण ने जो अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उपदेश दिया, ये कभी बदलेगा नहीं। तो ये था बच्चों एक प्रकार से ए.एल. बासम के द्वारा लिखी गई जो एस्से है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसका एक मूल थीम है। प्यारे बच्चों, इसको आप कई बार देखो, कई बार सुनो, ताकि जब मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊँ आपको समझ में आए। क्योंकि इसमें भारत की संस्कृति, विरासत, इसकी परंपरा, इन सब के विषय में दिया गया है। आपको हो सकता है ये बोर लगे, लेकिन ये वास्तव में भारतीय मूल्यों में से एक है। इसको आपको हर हाल में समझना है। ठीक है।